हनुमान जन्मोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने पिछली क्लास में हिंदी में व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो शुद्ध बोलने व लिखने के रूप में जानकारी देता है। किसी भाषा को शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए जानकारी प्रदान करता है। उसके बाद हमने व्याकरण के 3 भाग देखे थे। पहला भाग था वर्ण विचार, दूसरा भाग था शब्द विचार और तीसरा भाग था वाक्य विन्यास। ये हमने 3 भाग देखे थे व्याकरण के। आज हम वर्ण विचार से शुरुआत करते हैं हिंदी के अंदर कि वर्ण विचार के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो टॉपिक डालिए आप लोग वर्ण विचार टॉपिक डालिए और वर्ण विचार टॉपिक डालने के बाद ध्वनि नाम का टॉपिक डालिए। हम शुरुआत करेंगे ध्वनि से। ध्वनि के बाद हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्ण के बाद पढ़ेंगे हम वर्णमाला। तो आपका टॉपिक होना चाहिए ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं मैं बता देता हूं आपको। ध्वनि उससे कहते हैं जो हम मुख से बोलते हैं, यानी कि जो शब्द हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जो मुख से बोला गया है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो हम मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे ओम, के, खे, गे आदि। जैसे कोई ओम का उच्चारण हो गया, ये है, खे है, गे है। हम कोई शब्द बोलते हैं, कोई अक्षर बोलते हैं, उसे ध्वनि कहते हैं। ठीक है, देखो ध्वनि का संबंध है बोलने और सुनने से। ध्वनि का संबंध बोलने और सुनने से है। ध्वनि का संबंध बोलने और सुनने से है। ध्वनि का कार्य सिर्फ इतना है कि कोई बोलता है तो उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं या फिर हम बोलकर किसी को सुना सकते हैं। ध्वनि का संबंध सिर्फ बोलने और सुनने से है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा का यह मौखिक स्वरूप है। अर्थात यह है भाषा का मौखिक स्वरूप है। क्या है? भाषा का मौखिक स्वरूप है। अतः भाषा का मौखिक स्वरूप ध्वनि है। अतः भाषा का अर्थात यह भाषा का मौखिक स्वरूप है। अतः भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। देखो ध्वनि का संबंध बोलने और सुनने से है। अर्थात यह भाषा का क्या है? एक मौखिक स्वरूप है। तो अतः भाषा की इकाई को ध्वनि कहते हैं। जो भाषा की इकाई है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो मौखिक भाषा की इकाई है वो ध्वनि है। तो भाषा की इकाई क्या है? ध्वनि है। हमने भाषा की इकाई वर्ण लिखा है, वो आगे पढ़ेंगे क्यों लिखा है। और सटीक आंसर वही है कि भाषा की इकाई पूछ ले तो वो करना है वर्ण। लेकिन यहाँ भी हम पढ़ेंगे तो यही लिखेंगे कि अतः भाषा की इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। दोस्तों आप इसको नोट्स के रूप में उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो ध्वनि है वो ध्वनि के प्रकार कितने हैं। तो इस ध्वनि के प्रकार 2 है दोस्तों। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
कि इस ध्वनि के प्रकार दो हैं। पहला प्रकार है स्वर ध्वनि और दूसरा प्रकार है व्यंजन ध्वनि। पहला प्रकार है ध्वनि के प्रकार दो है। पहला प्रकार है स्वर ध्वनि और दूसरा प्रकार है व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि। दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैं आपको ध्वनि पढ़ा रहा हूं, ना कि वर्ण पढ़ा रहा हूं और ना ही वर्णमाला पढ़ा रहा हूं। आपको ध्वनि पढ़ा रहा हूं तो ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है मैं वो आपको समझाना चाहता हूं, और समझाने के लिए मुझे ध्वनि पढ़ानी पड़ रही है आपको। तो आप धैर्य रखते हुए पढ़े ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि ध्वनि और वर्ण है, इन दोनों में संबंध क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि दो प्रकार की ध्वनि है। तो हम बात करते हैं स्वर ध्वनि की। स्वर ध्वनि, तो स्वर ध्वनि की बात करें तो स्वर ध्वनि की हम बात करते हैं। स्वर ध्वनि वह ध्वनि जो बिना किसी की सहायता से बोली जाती है। वह ध्वनि जो बिना किसी सहायता के बोली जाती है और जिसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के अंदर बिना रुकावट से बाहर निकलती है। स्वर ध्वनि वह ध्वनि जो किसी बिना सहायता के बोली जाती है। वह ध्वनि जो किसी बिना सहायता के बोली जाती है। ठीक है, वह ध्वनि जो किसी बिना सहायता के बोली जाती है, इसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु, फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी भाग में, मुख तंत्र के किसी भाग के बिना रुकावट, किसी भाग के बिना रुकावट बाहर निकलती हैं। स्वर ध्वनि वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में जो फेफड़ों से वायु निकलती है वो हमारे मुख के किसी भाग में बिना रुकावट के बाहर निकलती है। भाग में बिना रुकावट बाहर निकलती है, उसे स्वर ध्वनि कहते हैं। व्यंजन ध्वनि वह ध्वनि जो किसी की सहायता से बोली जाती है और इसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी न किसी भाग में रुकावट के साथ बाहर निकलते हैं, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यह है कि वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं तथा इसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी न किसी भाग में
रुकावट के साथ बाहर निकलती हैं। व्यंजन ध्वनि वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोली जाती है तथा इसके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख तंत्र के किसी न किसी भाग से टकराकर या रुकावट के साथ बाहर निकलती हैं, उसे व्यंजन ध्वनि कहते हैं। हमने स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि की परिभाषा देखी है। अब इनको एक उदाहरण के माध्यम से देखने से पहले इनके बारे में जो है वो देखते हैं। स्वर ध्वनि 11 होती है। स्वर ध्वनि कितनी होती है? 11 होती है। और व्यंजन ध्वनि कितनी होती है रे? 33 होती है। 11 ये 33 है। स्वर ध्वनि 11 और व्यंजन ध्वनि कितनी? 33 होती है। ठीक है। अब कौन कौन सी ध्वनियां हैं, स्वर ध्वनि कौन कौन सी है यह देखते हैं और व्यंजन ध्वनि भी देखते हैं। और जो स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि का जो अंतर है वो भी हम देखते हैं। तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो दोस्तों अब हम देखते हैं आगे कि स्वर ध्वनि के जो 11 है वो कौन कौन से हैं और व्यंजन ध्वनि जो 33 है वो कौन कौन सी है, यह देखते हैं हम। आप देखना कि यह है स्वर ध्वनि, कितनी? 11 है ना। तो ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये कुल 11 स्वर ध्वनि है। कितनी? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि ये 11 स्वर ध्वनि है। इन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे मुख में जो हवा बाहर निकलती है फेफड़ों से आने वाली उच्चारण के समय, वो हमारे मुख में कहीं रुकावट के साथ बाहर नहीं आती है। इनका उच्चारण करके आप देख सकते हो, इनका उच्चारण आसानी से हो जाता है। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, ऐसे आप देख सकते हो। व्यंजन ध्वनि 33 है। कौन कौन से है पहले हम यह देख लेते हैं। के, खे, गे, गे, अंगे, चे, छे, जे, जे और ये। पे, ठे, डे और डे और अणे। टे, ठे, डे, डे, अणे। ते, थे, दे, दे, ने। पे, फे, बे, बे, में। ये, रे, ले, वे। से और है। ये 33 है, आप गिन सकते हो। 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 और 1 8, 33 व्यंजन ध्वनि है। इनका उच्चारण करते हैं तो इनका उच्चारण केवल एक ध्वनि से ना होता है। इस के का उच्चारण करके हम देखें तो इस के साथ में स्वर ध्वनि भी मिली हुई है। इसका उच्चारण करके देखते हैं के, तो अंतिम में जो ध्वनि आती है वो एक की ध्वनि आती है। किसकी ध्वनि आती है? इस एक की ध्वनि आती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो व्यंजन ध्वनि है
वो किसी ना किसी की सहायता से बोली जाती है। और इसको बोलने के लिए हमें किसी ध्वनि की और आवश्यकता नहीं होती है, जैसे ए, आ, ई। तो इनके उच्चारण में केवल एक ही ध्वनि आती है जो हम बोलते हैं, लेकिन इसके उच्चारण में दो ध्वनि हमें प्राप्त होती हैं। इस के को बोलने के लिए भी के और ए की ध्वनि मिलाकर बोलते हैं। के, खे, गे, गे, चे, छे, ते, फे, रे। तो यानी कि जो व्यंजन ध्वनि है उस ध्वनि के अंदर हम किसी स्वर की सहायता से इसको बोल पाते हैं। ये अंतर अब आपको पता चल गया कि ध्वनि और व्यंजन ध्वनि में क्या अंतर था। आप इनको नोट कर ले। इनके बारे में जो छोटी सी जानकारी और बची है वो देख लेंगे हम, तब तक आप इसको देखें कि इसके वास्तव में क्या है और इनको नोट करते हुए चले। आगे की बात हम करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। आपने नोट कर लिया होगा। अब हम ध्वनि के बारे में छोटे मोटी जो 4-5 बातें और है वो देख लेते हैं। जो ध्वनि है उस ध्वनि के बारे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अजमेर बोर्ड वो ध्वनि केवल और केवल 44 मानती है, और जो भारत सरकार मंत्रालय है वह ध्वनि 46 मानती है। अभी हमने ध्वनि के बारे में देखा कि ध्वनि के ये ध्वनि थी, हमने 11 + 33 कहा, ये कितनी 44 ध्वनि कहा हमने। ठीक है, 44 ध्वनि कहा हमने। ये ध्वनि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार हिंदी में कुल ध्वनि 44 है। कुल ध्वनि 44 है। ठीक है, आप साथ के साथ नोट करते चले ताकि आपका समय भी बचे और समझ में भी आ जाए। अगला पॉइंट है भारत सरकार मंत्रालय के अनुसार। भारत सरकार मंत्रालय के अनुसार हिंदी में कुल ध्वनि, हिंदी में कुल ध्वनि 46 है। इन्होंने अड़े और अड्डे, इन्होंने अड़े और अड्डे को ध्वनि के रूप में शामिल किया है। इन्होंने अड़े और अड्डे को ध्वनि के रूप में हिंदी में शामिल किया है। ध्वनि को हिंदी में शामिल किया। यह बात है दोस्तों, आप इसको नोट कर सकते हो। यानी कि भारत सरकार मंत्रालय के अनुसार कुल ध्वनि 46 है, जिसके अंदर इसने अड़े और अड्डे को ध्वनि को हिंदी में शामिल किया है। आपने नोट कर लिया होगा। अब जो हिंदी के अंदर शुद्ध उच्चारण वाली ध्वनि है वो कितनी है और कौन सी है जो उसका उच्चारण अज्ञात है, तथा उसका उच्चारण के लिए हम किसी और ध्वनि का उच्चारण करते हैं, वे ध्वनि कौन सी है। तो जो हम हिंदी में शुद्ध उच्चारण करते हैं वे ध्वनि 41 है, और इस 41 के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वो कौन सी है आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम जो 5 ध्वनियां हैं उनका जो उच्चारण है वो अज्ञात है, उस उच्चारण को हम देखते हैं।
कौन कौन सी ध्वनि है? पहली ध्वनि है री, वह ध्वनि जिसका उच्चारण हम ज्ञात कर सकते, ज्ञात करने के लिए खोज चल रही है। शुद्ध उच्चारण की ध्वनियां 41 है। शुद्ध उच्चारण की ध्वनियां कितनी है? 41 है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने देख लिया कि शुद्ध ध्वनियां है, शुद्ध उच्चारण की ध्वनियां 41 है, यानी कि शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से ध्वनियां 41 है। अब हम बात करते हैं जो 5 ध्वनियां हैं जिनका शुद्ध दृष्टि से उच्चारण नहीं है, कौन कौन सी है? तो पहली है री। इस री का उच्चारण अज्ञात है अभी तक। क्या है? उच्चारण अज्ञात है। इस री के स्थान पर रे का सवर्य रूप का उच्चारण किया जाता है। इस के स्थान पर रे का सवर्य उच्चारण, इस रे का सवर्य उच्चारण किया जाता है, सवर्य रूप का उच्चारण किया जाता है। रे का सवर्य रूप का जो रे है, उस रे का सवर्य रूप का उच्चारण सवर्य रूप का उच्चारण किया जाता है। यह भी 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? ये 2 प्रकार का है। अब 2 प्रकार से कैसे है वो देखते हैं। एक तो है हिंदी भाषा क्षेत्र में, हिंदी भाषा क्षेत्र में, यानी कि जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उस क्षेत्र में रे के स्थान पर रे का क्या रूप है, मतलब जो रे का सवर्य रूप का उच्चारण करते हैं, सवर्य रूप का, तो इस रे के स्थान पर क्या उच्चारण आता है वो देखते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र में यह है ऋषि, ठीक है ना, ऋषि है। इसका उच्चारण इस प्रकार से किया जाता है, ऋषि। इसका उच्चारण इस री के रूप में किया जाता है, इस रे का उच्चारण हिंदी भाषा क्षेत्र में। और ए हिंदी भाषा की बात करें, ए हिंदी भाषा या हिंदी तर क्षेत्र में, हिंदी तर क्षेत्र में, तो वहां ऋषि को रूसी कहा जाता है। ऋषि को क्या कहा जाता है? रूसी कहा जाता है, रूसी, यानी कि रे के स्थान पर रू का प्रयोग किया जाता है। पहला उच्चारण आपने देखा कि री है, इसका उच्चारण क्या है? अज्ञात है, खोज चल रही है, लेकिन इसके स्थान पर रे का सवर्य रूप का उच्चारण किया जाता है, जो 2 प्रकार से किया जाता है। पहला उच्चारण है री का, जो हिंदी भाषा क्षेत्र में, यानी कि जहां जहां हिंदी बोली जाती है वहां री बोला जाता है। और ए हिंदी भाषा जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वहां इस री को रू बोला जाता है, यानी कि जहां हम ऋषि बोलते हैं वो रूसी बोलते हैं। ठीक है, अगला अब हम देखते हैं कि इस री के बाद और कौन सा है। तो इस री के बाद जो है हम देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला है अंग। अब आप कहोगे सर ये अंगे क्या है? तो देखो, जो अंग है उसका उच्चारण भी अज्ञात है, हमने दे रखा है उसे अंगे का उच्चारण, बाकी उसका उच्चारण क्या है? अज्ञात है। ये इसका उच्चारण अभी तक अज्ञात है, लेकिन हमने इसको पढ़ने के लिए, बोलने के लिए इसको उच्चारण दिया है। और वो उच्चारण कौन सा है जो हम देखते हैं, इस
इसके बारे में लिखे, उच्चारण अज्ञात है। ठीक है, लिखा आपने, इसका उच्चारण क्या है, अज्ञात है। वर्तमान में इसे कंठ नासिक के रूप में बोला जाता है। वर्तमान में इसे कंठ नासिक के रूप में बोला जाता है, के रूप में बोला जाता है। इसका उच्चारण वर्तमान में कंठ नासिक के रूप में बोला जाता है। इसका उच्चारण क्या होगा वो देखते हैं। एक तो होगा अंगे, या फिर इसका उच्चारण होता है अंगे, अंगे या अंगे होता है इसका उच्चारण दोस्तों। इसके बाद अगला जो हमारा उच्चारण संबंधित एक और है वो है ये। इसका उच्चारण भी अभी तक क्या है, अज्ञात है। उच्चारण अज्ञात है। इसे भी वर्तमान में जो ये का नासिक के रूप है, ये का अनुनासिक के रूप है, उसके रूप में बोला जाता है। इसे वर्तमान में ये का अनुनासिक के रूप है। वर्तमान में ये का अनुनासिक के रूप है, अनुनासिक के रूप है। अनुनासिक के रूप है वर्तमान में। क्या रूप है, ये रूप है ध्वनि के रूप में। और इसका उच्चारण है ये। क्या उच्चारण है, ये उच्चारण है ये। ठीक है दोस्तों, आप साथ ही साथ नोट कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम देखते हैं। टॉपिक से पहले अभी तक हमने कितने 3 पढ़े शायद तक, जहां तक मुझे अनुमान है कि हमने अभी तक 3 ही पढ़े होंगे। 2 और पढ़ने बाकी है। कौन कौन से है तो दोनों को मैं साथ में तो ना बताता हूँ, लेकिन एक एक तो जरूर बता सकता हूँ। एक ये है अने, इसका उच्चारण भी क्या है, अज्ञात है। उच्चारण अज्ञात है। अब हम बात करते हैं कि यदि इसका उच्चारण अज्ञात है तो इसके उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके उच्चारण के लिए वर्तमान में उच्चारण उत्सिप्त अड़े है उसका अनुनासिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो उत्सिप्त क्या है, एक अड़े है उसका अनुनासिक रूप होता है, अड़े का अनुनासिक रूप। वर्तमान में उत्क्षिप्त, वर्तमान में उत्क्षिप्त अड़े का अनुनासिक के रूप है। अड़े का अनुनासिक के रूप है ये रूप। और इसका उच्चारण होता है अणे, अणे। ठीक है दोस्तों, अगला और अंतिम जो बचा है वो है ये से। कौन सा से, ये से। इस से का भी उच्चारण अज्ञात है, लेकिन इसके उच्चारण जो सलजम वाला से है, तालव्य, उसके रूप में किया जाता है। उच्चारण अज्ञात है,
से के रूप में उच्चारण किया जाता है। से के रूप में उच्चारण किया जाता है, तालव्य रूप में उच्चारण किया जाता है। किसके रूप में? यानी कि जो तालव्य है, तालव्य के अंदर कौन सा? उष्म तालव्य, उस उष्म तालव्य के रूप में उच्चारण किया जाता है। तो हम लिखते हैं कि यानी उष्म तालव्य के रूप में, यानी उष्म तालव्य के रूप में किया जाता है। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लें। अब हम अगले टॉपिक में बढ़ेंगे। हमारा ध्वनि नाम का जो टॉपिक था वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक है हमारा वर्ण, और वर्ण के बारे में हम पढ़ेंगे कि वर्ण क्या चीज है, किसे कहते हैं, और वर्ण भी कितने प्रकार के हैं। तो वर्ण के बारे में हम जानेंगे कि वर्ण है क्या चीज और क्या है। तो दोस्तों अब हम वर्ण पढ़ेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो वर्ण है वो ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि का क्या है? लिखित रूप ही वर्ण है। और बात कहें हम कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जो कान का विषय है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। वह ध्वनि जो छोटी से छोटी है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। देखो परिभाषा में आपको लिखा देता हूं क्या है। उस लिखने से पहले मैं आपको समझा भी दूंगा कि है क्या परिभाषा। टॉपिक डालो वर्ण। वह ध्वनि जो छोटी से छोटी हो और कान का विषय हो। वह ध्वनि जो छोटी से छोटी हो और कान का विषय हो तथा उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जो ध्वनि है उस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, ध्वनि के लिपिक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो अब हम परिभाषा लिखते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जो कान का विषय है, जो कान का विषय है तथा उससे और छोटे रूप में खंडित नहीं कर सकते हैं। खंडित नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। या फिर सरल शब्दों में कहें कि जो ध्वनि है, इस ध्वनि के लिपिक चिन्हों को, इस ध्वनि के लिपिक चिन्हों को वर्ण कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। वर्ण के बारे में बात करें तो वर्ण है जो देखने, पढ़ने और समझने के काम में आता है।
वर्ण का काम हमारे लिए एक अत्यंत उपयोगी है कि हम इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वर्ण का काम यह है। और बात हम करते हैं कि वर्ण क्या काम की आती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक तो वही वर्ण स्वर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। जैसे हमने ध्वनि को दो प्रकार में बांटा था, उसी प्रकार हम भी वर्ण को दो प्रकार में बांटेंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली क्लासों की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। आप बीएसटीसी और पीटीटी, सीईटी, रीट, मेंस हो या प्री हो, यदि आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको कान्हा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि वर्ण को हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और क्या चाहिए? बोल सकते हैं। ये सब काम क्या है? वर्ण का काम है, वर्ण का काम है। ठीक है। तो जो वर्ण है इसका काम क्या है? एक लिखित भाषा से है। वर्ण का कार्य क्या है? लिखित भाषा से संबंधित है। लिखित भाषा से संबंध है। वर्ण है जो लिखित भाषा से संबंध है। लिखित भाषा से संबंध है, अतः हम भाषा की इकाई, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की इकाई वर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की इकाई वर्ण है। भाषा की इकाई क्या है? वर्ण है। यह हमने कहा है कि जो भाषा है उस भाषा की इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार के हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण होते हैं 11, व्यंजन वर्ण होते हैं 33। यहां तक आप नोट कर लें। आगे की बात है जो हम करते हैं कि जो वर्ण है वो कौन कौन से हैं। वर्ण वही है जो हमने स्वर ध्वनि में पढ़ा था, फिर भी हमें पढ़ना यहाँ भी जरूरी है। देखो, अब हम स्वर की बात करते हैं। स्वर वर्ण 11 के 11 लिख रहा हूं मैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण 33 है। कौन कौन से है वो मैं बता देता हूं आपको। के, खे, गे, चे, छे, जे, जे, टे, ठे, डे, डे और अणे, ते, थे, दे, दे, ने, पे, फे, बे, दे, में।
ये, रे, ले, वे, से और है। क्या है। ये 33 व्यंजन वर्ण है, ये 11 स्वर वर्ण है, ये आपको नोट करना है। अब हम देखेंगे कि जो स्वर ध्वनि और स्वर वर्ण में क्या अंतर है। व्यंजन ध्वनि और व्यंजन वर्ण में क्या अंतर है। व्यंजन ध्वनि, ये अंतर हम देखते हैं, तब तक आप इसको नोट करें। तो हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि है क्या। नोट लगाकर लिखना आपको। नोट मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। नोट लगाना और फिर लिखना कि स्वर ध्वनि और स्वर व्यंजन में रूप रचना की दृष्टि से, रूप रचना की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। स्वर ध्वनि और स्वर व्यंजन में रूप रचना की दृष्टि से कोई अंतर भेद नहीं है। कोई अंतर भेद नहीं है। ठीक है ना। क्या नहीं है, कोई अंतर भेद नहीं है। लेकिन व्यंजन ध्वनि और व्यंजन वर्ण में रूप रचना की दृष्टि से अंतर्भेद है। व्यंजन वर्ण में रूप रचना की दृष्टि से अंतर्भेद है, की दृष्टि से अंतर्भेद है, यह बात है। अब क्या अंतर है वो हम देखते हैं। जो स्वर ध्वनि और स्वर व्यंजन है, इसके अंदर कोई अंतर्भेद नहीं। जैसे ए है, जैसा बोला गया वैसा लिखा गया, ए और ए। ठीक है ना। स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि सेम है, जैसा बोला गया वैसा लिखा गया है। मैंने थोड़ी सी गलती की थी आपको, जो व्यंजन वर्ण बताए थे, व्यंजन वर्ण के अंदर मैंने आपको के लिखाया, खे लिखाया, गे लिखाया, लेकिन मैंने इनके नीचे हल चिन्ह नहीं लगाए हैं। यह सबसे बड़ी गलती मेरी रह चुकी है। मैं आपको बताना भूल गया था कि व्यंजन वर्ण के अंदर नीचे हलंत का चिन्ह आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आपने व्यंजन वर्ण लिखे हैं, वहां सभी हलंत लिख दे, नीचे हलंत लगा दे, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रश्न पूछे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सही है। ठीक है ना। ऐसे लिखना है, के, खे, गे, ये इस गे के नीचे हलंत, इसके नीचे ये हलंत। मैं आपको क्लास एंडिंग में वापस लिखा दूंगा कि कैसे लिखना है। अगली बात हम कर रहे थे कि ये जो स्वर व्यंजन है, इस स्वर व्यंजन के ये क्या है। एक तो ध्वनि योग्य है, यानी ध्वनि योग्य यानी उच्चारण योग्य, उच्चारण योग्य है। उच्चारण योग्य। दूसरा, इसकी बिंदु की बात करें तो दूसरा और बिंदु है, यह आक्षरिक रूप है, यानी कि हम इसको जैसा बोला वैसा ही रूप दे दिया, आक्षरिक रूप है। क्या है, आक्षरिक रूप है।
एक और बता देता हूं कि उच्चारण योग्य हो गया, आक्षरिक रूप हो गया, अगला और है ये स्वर युक्त रूप है। क्या है? स्वर युक्त। इसमें क्या शामिल है? स्वर शामिल है। स्वर युक्त रूप है, लेकिन व्यंजन स्वर है तो ये जो वर्ण व्यंजन है, ये व्यंजन वर्ण है, इसके अंदर ये के ऐसे लिखा जाता है। ये हलंत चिन्ह लगता है नीचे, यानी कि क्या है? ये उच्चारण योग्य नहीं है, उच्चारण योग्य नहीं, ठीक है। स्वर युक्त नहीं है, स्वर उच्चारण योग्य नहीं है, स्वर युक्त नहीं है, और इसका उच्चारण तो हम नहीं कर सकते हैं, उच्चारण योग्य नहीं है, स्वर युक्त नहीं है, यानी कि क्या है? स्वर रहित है। तीसरी बात क्या है? तो ये वर्णिक रूप है। क्या है? वर्णिक रूप है, ठीक है, वर्णिक रूप है। वर्णिक रूप क्यों है मैं बता देता हूं। वर्णिक रूप है, इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते, केवल इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसका उच्चारण करने के लिए हम इस के का उच्चारण करते हैं, और के का जब उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर दो ध्वनि निकलती हैं, एक तो यह ध्वनि इसकी के की, और एक इस ए की ध्वनि निकलती है, के और ए की ध्वनि निकलती है, के, तब इसको बोला जाता है। और ये क्या है? एक वर्णिक रूप है, इसका उच्चारण नहीं है, इस के का उच्चारण है। और ये एक अक्षरिक रूप है, इसको हमने अक्षर के रूप में लिखा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। आज हमने यहां तक पढ़ा है, अब हम कल वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्णमाला क्या है, इसका आगे की बात करेंगे हम। तो दोस्तों, आपको फिर से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आप BSTC की और PTT की, रीट, मेंस एंड प्री की, CET की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लासें आने वाली आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। धन्यवाद दोस्तों आपका।